नमस्कार। क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो सीधे तौर पे ये तय करता है कि हम जो खाते हैं वो हमारी बुद्धि, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। सुनने में किसी रहस्यमयी कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता तो है, लेकिन ये सच है। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये कनेक्शन सच में मौजूद है। और इसे कहते हैं लसीका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम। बिल्कुल। और ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि आधुनिक मेडिकल विज्ञान और प्राचीन बायोसाइकोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। हाँ, हमारे पास एक तरफ शरीर रचना के रेखाचित्र है और दूसरी तरफ योग और मनोविज्ञान पर आधारित ग्रंथ जो इस तंत्र के गहरे प्रभावों की परतें खोलते हैं। तो आज हमारा मिशन इसी अदृश्य नेटवर्क की गहराइयों में उतरना है। हम ये समझेंगे कि शरीर की ये खामोश नदी कैसे बहती है, इसका हमारे मन से क्या लेना दे रहा है, और सबसे जरूरी बात, हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। हाँ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योग, भोजन और उपवास जैसी चीजों से। चलिए उस ऊर्जा से भरी खोज की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबके दिमाग में दिल, खून, नसें ये सब आता है। लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये कहाँ रहता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सचमुच में एक समानांतर सिस्टम है। अब सोचिए, अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क है, अच्छा, तो लिम्फेटिक सिस्टम उन छोटी छोटी गलियों और सर्विस लेन का नेटवर्क है जो हर मोहल्ले, हर घर तक पहुंचता है। वाह, मतलब ये हर जगह है। हर जगह। और इसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है इसका? पहला और सबसे बुनियादी काम है द्रव संतुलन, फ्लूइड बैलेंस। हाँ। हमारी रक्त वाहिकाएं वो पूरी तरह से सील नहीं होती, उनमें से लगातार थोड़ा बहुत तरल पदार्थ रिस कर हमारे टिश्यूज में जमा होता रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम इसी अतिरिक्त तरल पदार्थ को, मतलब प्रोटीन और दूसरे कणों को, एक स्पंज की तरह सोख कर वापस खून में भेजना है। और अगर ये सिस्टम अपना काम ठीक से न करे तो क्या होता है? तो शरीर में सूजन आने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में लिम्फेडेमा कहते हैं। ओह, ये दिखाता है कि शरीर का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया है। ठीक है, शरीर का ड्रेनेज सिस्टम, ये समझ में आता है। लेकिन मैंने सुना है कि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, एक बॉडीगार्ड की तरह है। हाँ, ये इसकी दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रतिरक्षा, इम्यून डिफेंस। इस पूरे नेटवर्क में जगह जगह पर लिम्फ नोड्स नाम के छोटे छोटे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, ये सुनने में दिलचस्प है। बिल्कुल। ये बीन के आकार की ग्रंथियां होती हैं जो खासकर हमारी गर्दन, बगल और पेट जैसी जगहों पर होती हैं। जब लिम्फ द्रव इन चेक पॉइंट से गुजरता है तो वहां मौजूद इम्यून सेल्स, मतलब जो हमारे सैनिक सेल्स हैं, वो हर चीज को स्कैन करते हैं। अच्छा। अगर उन्हें कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या कोई कैंसर सेल जैसा दुश्मन मिलता है तो वे उसे तुरंत पकड़कर नष्ट कर देते हैं। वाह। इसीलिए जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो अक्सर हमारी गर्दन या बगल के लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, क्योंकि वो ओवरटाइम काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वे उस समय युद्ध के मैदान में होते हैं। तो ये एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी ग्रिड है। और इसका तीसरा काम, सामग्री में वसा के अवशोषण की भी बात की गई है। जी, तीसरा काम हमारे पोषण से जुड़ा है, वसा का अवशोषण, फैट एब्जॉर्प्शन। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी छोटी आंत में पचने वाले फैट्स को सीधे खून में नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, ये लिम्फेटिक सिस्टम उन्हें सोख कर धीरे धीरे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचाता है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। एक ही सिस्टम मतलब सफाई भी कर रहा है, सुरक्षा भी और पोषण भी पहुंचा रहा है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस पूरे विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए दिल जैसा कोई सेंट्रल पंप है ही नहीं। सही। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी बहता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसका जवाब ही इस पूरे सिस्टम की कुंजी है। इसका कोई अपना पंप नहीं है, क्योंकि हम ही इसके पंप हैं। हम इसके पंप हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम पूरी तरह से हमारी शारीरिक गति पर निर्भर है। हमारी हरकतों पर? हाँ, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या योग करते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। ये दबाव लिम्फ वाहिकाओं को निचोड़ता है, जिससे द्रव आगे की ओर बढ़ता है। तो ये एक बाहरी पंप हुआ। बिल्कुल। ये एक ऐसी नाव की तरह है जिसे चलाने के लिए चप्पू हमें ही चलाने पड़ते हैं। अगर हम रुक गए तो ये भी रुक जाता है। ये भी रुक जाता है। और गहरी सांस लेने के बारे में भी कुछ बताया गया है। हाँ, वो इसका दूसरा इंजन है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है,
इससे हमारी छाती में एक वैक्यूम जैसा प्रभाव पैदा होता है। अच्छा। ये थोरैसिक पंप कहलाता है और ये लिम्फ द्रव को शरीर के निचले हिस्सों से ऊपर की ओर खींचता है। वाह, ये तो बहुत ही रोचक है। तो हमने यह स्थापित कर लिया कि यह एक भौतिक तंत्र है जो पूरी तरह से हमारी शारीरिक गति और सांसों पर निर्भर है। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि इसका प्रभाव सिर्फ भौतिक नहीं है। वे बताते हैं कि इस तंत्र में बहने वाला द्रव ही हमारे विचारों और भावनाओं का कच्चा माल है। बिल्कुल, और यहीं से हम बायोसाइकोलॉजी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बायोसाइकोलॉजी? हाँ, स्रोतों के अनुसार ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी जैविक प्रक्रियाओं और हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति, मतलब हमारे मन और भावनाओं, हाँ, उनके बीच सीधे संबंध का अध्ययन करता है। और बायोसाइकोलॉजी के नजरिए से लिम्फ इतना खास क्यों है? क्योंकि इन ग्रंथों के अनुसार लिम्फ सिर्फ एक द्रव नहीं, बल्कि एक प्रारंभिक हार्मोन है, एक प्रोटो हार्मोन। प्रोटो हार्मोन? हाँ, मतलब ये हमारी ग्रंथियों के लिए कच्चा माल है। लेकिन जो अतिरिक्त लिम्फ होता है वो मस्तिष्क में जाकर हमारी तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स को पोषण देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग का भोजन? दिमाग का भोजन, बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितना बेहतर लिम्फ उतनी तेज बुद्धि और उतनी ज्यादा मानसिक स्पष्टता? सामग्री में तो यही दावा किया गया है। उनके अनुसार मानव के उच्च गुण और उसकी बुद्धि लिम्फ की गुणवत्ता और मात्रा के साथ ही विकसित होते हैं। और इसीलिए हम क्या खाते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। इसी बात पर स्रोतों में क्लोरोफिल से भरपूर भोजन यानी हरी सब्जियों पर बहुत जोर दिया गया है। यहाँ तक कि शाकाहारी जानवरों जैसे बंदर या गाय और मांसाहारी जानवरों जैसे बाघ के मस्तिष्क के विकास की तुलना भी की गई है। ये कनेक्शन क्या है? इस करता है जिससे मस्तिष्क को पोषण देने के लिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त लिम्फ उपलब्ध रहता है। और इसके विपरीत जो हॉट स्टैटिक भोजन यानी अत्यधिक एनिमल प्रोटीन है, वो शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। और इस गर्मी का लिम्फ पर क्या असर होता है? इस अतिरिक्त गर्मी के कारण लिम्फ बहुत तेजी से वीर्य यानी सीमेन में बदल जाता है। अच्छा। जब ये रूपांतरण इतनी तेजी से होता है तो मस्तिष्क को पोषण देने के लिए अतिरिक्त लिम्फ बचता ही नहीं है। वाह, एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ा दावा है। स्रोत ये कह रहे हैं कि हमारा आहार न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत बुद्धि को बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत दावा है। उनका तर्क है कि यही स्थिति बौद्धिक पिछड़ेपन का एक कारण बन सकती है। यहाँ शुक्र की भी बात की गई है जिसे सभी रसों का सार कहा गया है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? शुक्र को भोजन का अंतिम और सबसे परिष्कृत सार माना गया है। इन ग्रंथों में शुक्र के 3 चरण बताए गए हैं। पहला है लिम्फ, दूसरा शुक्राणु और तीसरा वीर्य द्रव। यह सीधे तौर पर मस्तिष्क का भोजन है जिससे मन के कण बनते हैं। सोचिए, जैसे हमारे विचारों की सबसे सूक्ष्म ईंटें। इसलिए भोजन, लिम्फ, शुक्र और मानसिक स्पष्टता का यह गहरा संबंध है। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम इतना जरूरी है तो हम इसे सक्रिय रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, 3 मुख्य स्तंभ हैं: योग, उपवास और सचेत जीवन शैली। चलिए योग से शुरू करते हैं। हाँ, जो एक बाहरी पंप की तरह काम करता है। सही। सबसे पहले है उल्टे होने वाले आसन, इन्वर्जन्स, जैसे सर्वांगासन और विपरीत करणी। हाँ, लेग्स अप द वॉल। इसमें तो सीधा सीधा गुरुत्वाकर्षण का विज्ञान है ना? बिल्कुल, यह पैरों और निचली शरीर में जमा हुए द्रव को बिना किसी मेहनत के वापस दिल की ओर लाने में मदद करता है। दिन भर की थकान मिटाने का एक बेहतरीन तरीका। सही कहा। दूसरा है मोड़ने वाले आसन, ट्विस्ट्स, जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये आसन निचोड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया की तरह काम करते हैं। आप इसकी कल्पना एक गीले तौलिए को निचोड़ने की तरह कीजिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी उपमा है। जब आप शरीर को मोड़ते हैं तो आप अंगों और लिम्फ नोड्स को निचोड़ते हैं जिससे पुराना रुका हुआ द्रव बाहर निकलता है। और जब आप वापस आते हैं तो ताज़ा ऑक्सीजन से भरपूर द्रव तेजी से उस जगह पहुंचता है। यह एक तरह से सिस्टम को फ्लश करना है। और फिर है गतिशील आसन, जैसे सूर्य नमस्कार और कैट काओ। बिल्कुल, ये एक लयबद्ध पंपिंग क्रिया बनाते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर में लिम्फ के प्रवाह को एक साथ उत्तेजित करते हैं। योग के बाद दूसरा स्तंभ है उपवास, आंतरिक सफाई। और ये सिर्फ भूखा रहना नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं, ये शरीर को अंदर से ठीक होने और अपनी सफाई करने का मौका देना है। और यहाँ आधुनिक विज्ञान भी प्राचीन ज्ञान के साथ खड़ा है।
मुझे 2016 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार याद आ रहा है, जो ऑटोफैगी पर मिला था। सही। ऑटोफैगी यानी खुद को खाना। ये वही प्रक्रिया है जिसमें उपवास के दौरान शरीर की कोशिकाएं अपने अंदर के कचरे को खुद ही साफ और रिसाइकल करने लगती हैं। बिल्कुल। और बायोसाइकोलॉजी के ग्रंथ इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि उपवास से पाचन अंगों को आराम मिलता है और ये अतिरिक्त शुक्र को बनने से रोकता है। अच्छा। जब अतिरिक्त शुक्र नहीं बनता तो वह मन की निचली वृत्तियों, मतलब नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, ईर्ष्या या वासना को उत्तेजित नहीं कर पाता। इससे मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र हो जाता है। हाँ, इसीलिए उपवास के दिनों को ध्यान और साधना के लिए उत्तम माना गया है। और तीसरा स्तंभ है माइंडफुलनेस और वातावरण। ये बहुत आकर्षक है कि सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी उत्प्रेरक का काम करता है। ये क्या है? हाँ, इन ग्रंथों में इसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिटिक एजेंट कहा गया है। एक सकारात्मक मानसिक वातावरण जैसे अच्छी संगत, सत्संग, ऊंचे विचारों वाली किताबें पढ़ना या प्रेरणादायक बातचीत करना। हाँ, ये सब लिम्फ के बेहतर निर्माण में शारीरिक रूप से मदद करते हैं। तो आज के जमाने में इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? शायद एक अच्छा पॉडकास्ट सुनना। बिल्कुल। और नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे बुरी संगत, नकारात्मक या नफरत भरी चर्चाएं, या सोशल मीडिया पर लगातार बहस देखना। सही। स्रोत बताते हैं कि अगर आपका भोजन सात्विक भी हो लेकिन आपका मानसिक वातावरण जहरीला है तो ये आपकी प्रगति के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हम सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं, बल्कि हम वो भी हैं जो हम सुनते, देखते और महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ डिटॉक्स या कुछ योगासन करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक संपूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण है। और ये शरीर और मन के बीच का भौतिक पुल है। सही कह रही हैं। एक साफ सुथरा शारीरिक तंत्र एक स्पष्ट मन को जन्म देता है, लेकिन स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। और यहाँ सोलर प्लेक्सस और लिम्फ, इसका क्या कनेक्शन है? ये तो बहुत गहरा होता जा रहा है। इन ग्रंथों के अनुसार जब सोलर प्लेक्सस में लिम्फ की भरपूर और नियमित आपूर्ति होती है तो ये एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का कारण बनता है। कैसा परिवर्तन? सामान्य तौर पे ये बच्चों के प्रति प्रेम या परिवार के प्रति स्नेह जैसी सीमित भावनाओं को विकसित करता है। लेकिन आध्यात्मिक साधकों में लिम्फ की यही उच्च आपूर्ति इस सीमित प्रेम को परम चेतना के प्रति प्रेम में बदल देती है। एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक शारीरिक द्रव का प्रवाह हमारी चेतना के स्तर को, हमारी भावनाओं की गुणवत्ता को सीमित से असीम में बदल सकता है? यही इन स्रोतों का सबसे गहरा और सबसे आशावादी सार है। वाह! यह शारीरिक स्वास्थ्य से शुरू होकर चेतना के विस्तार तक का एक प्रगतिशील मार्ग दिखाता है। शारीरिक शुद्धि, उससे मानसिक स्पष्टता और फिर आध्यात्मिक विकास की संभावना। यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक वास्तविक भौतिक पुल है। तो आज हमने लिम्फेटिक सिस्टम की इस गहरी और ऊर्जावान दुनिया को समझा। ये हमारे शरीर का खामोश लेकिन बेहद जरूरी नेटवर्क है जो हमारी सेहत, हमारी सोच और हमारी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। संक्षेप में कहें तो यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि हमारी भलाई का आधार है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी शुद्धि और हमारे मानसिक संतुलन की नींव। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी चाबी हमारे हाथ में है। हाँ, ये हमारी हरकतों, हमारी सांसों और हमारे भोजन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसके पास अपना कोई पंप नहीं है, हम ही इसके पंप हैं। ये एक बहुत सशक्त विचार है। योग और उपवास जैसे अभ्यास इसे सक्रिय रखने के शक्तिशाली तरीके हैं। और सबसे बढ़कर ये सिर्फ एक शारीरिक तंत्र नहीं बल्कि जैसा कि हमने देखा, ये शरीर, मन और आत्मा के बीच एक जीवंत पुल है। बिल्कुल। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारा आंतरिक वातावरण हमारे बाहरी वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है। अगर अच्छी संगत और ऊंचे विचार हमारे मस्तिष्क और उच्च भावनाओं के लिए ईंधन बनाने में शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, तो हम अपने दैनिक, डिजिटल और भौतिक वातावरण में, चाहे वो सोशल मीडिया फीड हो, पढ़ी जाने वाली किताबें हों या हमारी बातचीत, ऐसा कौन सा एक छोटा सचेत बदलाव कर सकते हैं जो हमारी संपूर्ण भलाई की इस यात्रा को और बेहतर बना सके।